weakly attracted by the magnetic field. तो पूरा केमिस्ट्री में ये चीज रहती है, पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो वो जो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू 0, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अंडरस्टूड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ग्रेटर देन 1 2 3 कुछ भी होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। वो सब्सटेंस, वो आयन, अभी जनरली हमें आयन से डील करना होगा, आयंस से। बस हमारा एक ही यही तरीका है देखने का, यही तरीका है चेक करने का, है ना। एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड लगा के तो देखेंगे नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Substances which are weakly repelled weakly repelled in, या weakly वर्ड हटा भी सकते हो अभी आप 11th क्लास में चाहे तो, repelled by the magnetic field. ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है। म्यू एस इक्वल टू 0 है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 है तो वो सब्सटेंस हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ऑलराइट। तो इतनी सी चीज है, एक बार जल्दी से क्लासिफाई कर देते हैं। Cu+1, Cu+2, Zn+2, Cobalt+3, ये कुछ आयंस हैं। लास्ट Fe+2, ठीक है। तो इनको जो आपको क्लासिफाई करना है, तरीका आपको आता ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने का, कर दो जल्दी से। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ऋषित गलत आ रहा है Cu+1 का, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, याद रखना है ना। वो नहीं लगाया ना तूने? ओके सर। कॉपर में ये गलती होगी बच्चों, है ना।
एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, क्रोमियम एंड कॉपर both have exceptional electronic configuration. कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्सेप्शनल F4s1 3d10 है ना, क्लियर है बच्चों। तो Cu+1 will be 4s0 3d10, d10 मतलब सारे के सारे पेयर्ड होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, अंडरस्टूड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d10 में 0 आएगा बिकॉज d10 मींस ऑल पेयर्ड। इट मींस इट विल बी डायमैग्नेटिक, ऑल पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सिंपल है। Cu+2, कॉपर का स्पेशल ध्यान रखना है, क्रोमियम का ध्यान रख लेंगे। Cu+2 ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d9, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक अनपेयर्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमें फॉर्मूला क्या था, √n × n+2 यानी कि √3, एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल बच्चों, ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड कौन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। जिंक होता है 34s2 3d10, तो Zn+2 हो जाएगा 4s0 3d10। अगेन d10 मींस diamagnetic, number of unpaired electrons 0. Any doubt? Cobalt atomic number 27 मतलब 4s2 3d7, सब में ऐसे 4s2 3d7 लिखना है, बस वो कॉपर और क्रोमियम का ध्यान रखना है भी। तो Co+3 will be 4s0 3d6 मतलब अगेन पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। आयरन 26 4s2 3d6, so iron Fe+2 will be 4s0 3d6, again it will be paramagnetic. क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गई बात। ये सिंपल सी चीज है, क्लास बची थी हमारी, तो ये बड़ा सा चैप्टर हमारा खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमारे छोटे छोटे चैप्टर स्टार्ट हैं, थ्योरेटिकल याद रखने वाले थोड़ी दो तीन चीजें। थर्ड चैप्टर, क्या है चैप्टर का नाम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी है थोड़ी बहुत, है ना, अब हम उसको देखेंगे थोड़ा सा और ध्यान से देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कुछ कुछ ट्रेंड्स बनते हैं, मतलब ऊपर से नीचे क्या है ना, कुछ आपने मेरे ख्याल से 9th में ऑब्वियसली पढ़ाई है कि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, इस टाइप की चीजें आपने वहां पर भी पढ़ी है जो 9th में, वही सब हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके पढ़ना है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, तो बहुत इजी सा चैप्टर है। इसकी स्टार्टिंग में भी बस वही थोड़ी बहुत पुरानी कहानी की पीरियोडिक टेबल कैसे है ना, जैसे हम एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंच रहे थे तो पीरियोडिक टेबल भी अलग अलग तरीके से सजा रहे थे, आपको पता ही है ना, डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स,
आप सबने वो सब सुन रखा है। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया है, उसके बाद जाके फिर फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा थोड़ा हमें हल्का हल्का ब्रीफ करना है, पुरानी जो डिस्कार्डेड हैं, जो अभी यूज नहीं होती, उनको भी थोड़ा सा पढ़ना है हल्का फुल्का, और फिर हम फाइनली आ जाएंगे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? ठीक, तो क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है, पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 100 110, किसको कहाँ याद रखते फिरेंगे ना। तो हमने एक जैसी हरकत वाले बंदों को, जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी हरकतें दिखाते हैं, उनको एक साथ क्लब कर दिए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली इस तरह से अरेंज हो गया सुंदर तरीके से कि भाई एक जैसी हरकत वाले एक साथ इकट्ठे हो गए, है ना। तो नॉटी बच्चे सारे सारे बैक बेंचर्स बन गए, पीछे पीछे जाके बैठ गए, पढ़ने वाले आगे आके बैठ गए। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट हो गया, सारे एलिमेंट्स का क्या हो गया, जो अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करने वाले एक साथ इकट्ठे हो गए। तो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि हमें थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाए, स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, तो पुराने जो एफर्ट्स थे साइंटिस्ट के, किस चीज में एफर्ट्स की, वही सजाना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है। पहले आपको पता है एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी कमी हुई थी, कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, है ना। तो वो लोग नए नए तरीके उठा के लाते थे। वो डॉबर ने एक तरीका उठाया, तीन तीन को, है ना, ट्राइड्स बनाने का। उस टाइम पे चल जाता था वो सब तुक्के, क्योंकि कम थे बहुत एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन काफी सही फिट बैठता था ये भी, है ना, कि भाई तीन तीन उसने इकट्ठे कर दी, तीन तीन ट्राइड्स बना दिए। सबने आप लोगों ने पढ़ रखा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। ये उसने ट्राइड्स बनाए। क्या होता था इनमें ट्राइड्स में, कि बीच वाले का मास मास नंबर या एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होता है ना। और ऐसे जो ट्राइड्स बनाए उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। ठीक है, जो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइड्स आपने पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहला जो था वो यही था, डॉबर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, कि हर आठवें, है ना, जैसे 7 रंग हैं, वो सब उसने कहानी सुनी, 7 रंग है, 7 सुर हैं, तो उस तरह से हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। उस टाइम पे कोई एक की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव, वहां पर भी उसका तुक्का फिट बैठ गया था कि भाई लिथियम बोरियम, है ना। 7 के बाद हर 8वां बंदा लिथियम के बाद 8th बंदा जो है सोडियम था, फिर अगला 8th बंदा जो है पोटेशियम था। तो वहां पे उसका तुक्का फिट बैठ गया, जब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। उसके लिए वाह वाह हो गई कि वाह भाई न्यूलैंड ने क्या सही तरीका बताया, हर 8वां बंदा सेम होगा, है ना। लेकिन बाद में फिर पता चला ये तो बेवकूफ बना रहे, तो जब जैसी नोबल गैसेज आई, तो है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, फिर उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर है, उसको समझ आ रही सब कुछ बात? तो पहले जो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थे, वो सारे एटॉमिक वेट के बेसिस पे थे। किसके बेसिस पे थे? एटॉमिक वेट के बेसिस पे थे। इनफैक्ट हमारा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसके बाद जो आएगा वो आएगा मेंडलीव। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, उसने भी एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे अरेंज किया था। किसके बेसिस पे अरेंज किया था? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे। उसके बाद फिर फाइनली मोजले ने, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, कि भाई एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। और फिर हमारी नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज की। ये बच्चों सबको सुनारी कहानी, ये सब कहानी आपको याद होनी, ध्यान होनी चाहिए। तो ओके, सबसे पहले आया डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या किया उसने? he proposed some triads having similar properties. Atomic weight of second member was the average of first and third member in his triads.
ठीक है, कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मास नंबर होता है 35.5, इसका 127 और इनका एवरेज निकाल के उसने कुछ 80 के आसपास आ जाएगा रफली। थोड़ा बहुत ये परफेक्टली था, लिथियम और सोडियम पोटेशियम में परफेक्टली आ रहा था 23 एग्जैक्ट। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में क्या होता है मुझे भी नहीं याद है। कैल्शियम को 40 है, 88 और 137। ठीक है बच्चों, तो ये इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 166। हाँ, तो ये भी रफली 177 था, तो ये भी रफली आसपास ही आ रहा है उसके एवरेज के। ठीक है, तो क्या था ट्राइड्स में उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी ना। 11-12 में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है ना, बस आपको पता होना चाहिए टॉवर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्राइड्स हैं। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था? न्यूलैंड ने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। According to it, every eighth element has similar properties to the first when they are arranged in increasing order of atomic weights. It hold true only because noble gases were not discovered till then. ठीक है, ठीक है, जो समझ आ गया सबको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, क्या बोलता था, है ना? जाग रहे हैं सब, सो तो नहीं रहा है कोई? सिंपल सी स्टोरी है ये। देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने और ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया, इनफैक्ट उसने कुछ जो डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना, जैसे सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, है ना, उसके तो उसने उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी थी। क्या बोला था उसको? एका सिलिकॉन, है ना। एका सिलिकॉन मतलब सिमिलर टू सिलिकॉन, तो जर्मेनियम के लिए उसने पहले ही जगह छोड़ दी थी। एका एल्यूमिनियम, गैलियम को उसने क्या बोला था? एका एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है उसमें? ठीक, तो both gallium and germanium were unknown at the time. Mendeleev published his periodic table. He left the gap under aluminum and a gap under silicon. Called these elements eka aluminum and eka silicon. समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन ये भी किसके बेसिस पे था? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे। So he arranged elements discovered in increasing order of, again, atomic weights. इसका क्लासिफिकेशन काफी अच्छा था, इसने काफी जो है ना सेम प्रॉपर्टीज वाले एक साथ आ गए थे इसमें, और इनफैक्ट इसने जो फ्यूचर में जो डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए भी स्पेस छोड़ दिया था। For some undiscovered elements in his periodic table.
ये सब कहानी सबसे पहले 9-10 में भी पढ़ते हैं ना, हल्का सा हमने रिवाइज कर लिया ताकि हम आगे मूव करें जल्दी से। ओके, क्लियर है बच्चों सबको इतना? ठीक है, तो मेंडली पीरियोडिक टेबल भी एक अच्छा अरेंजमेंट था, लेकिन इसका रीजन ये था कि तब तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। ठीक है, मेंडलीव के टाइम तक भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इनके तुक्के जो है सही फिट बैठ रहे थे। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी में जो बना हुआ है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, इसको एक बार देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पे अभी भी स्टिल हमारी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई है। 8th पीरियड में उसने उठा के हमारे जो आयरन कोबाल्ट निकली है सब मेटल्स हैं, उनको उसने 8th पीरियड में डाल दिया उठा के। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो उसने क्या चालाकी दिखाई, जो नोबल गैसेस के लिए जो आना था उसने उठा के 8th, उसको 8th पीरियड बना के उसमें डाल दिए ये सारे। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, बाकी सब उसका उसका सेम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरह ही था, बस उसने क्या किया 8th पीरियड में उठा के सारे के सारे ये डी ब्लॉक वाले जो हमारे अब आएंगे नई पीरियोडिक टेबल में, वो उठा के वहां पे डाल दिए। क्लियर है बच्चों सबको इतना? ओके, सो ऑब्वियसली ये याद नहीं करना है हमें, नाम कर पाएंगे है ना, कि मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद की स्टोरी थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझनी है और याद रखनी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया था हेनरी मोजले। तो उसने बच्चों हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की फ्रीक्वेंसी मेजर की, और उसका स्क्वायर रूट जब लिया उसने, उसका जब स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, उसको जब उसने एटॉमिक वेट के साथ प्लॉट किया, ग्राफ को प्लॉट किया, स्क्वायर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट से जब हम एक्सरे है ना, जब हम पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराते हैं, टकराते हैं उनसे, तो एक्सरे निकलती है, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी उसने मेजर की। और जब उसने बच्चों एटॉमिक वेट के साथ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, तो ग्राफ कुछ अनइवन आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा था। समझ में आ रही सबको बात? और जब सेम हरकत उसने की एटॉमिक नंबर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है कैसे उसने ये इन्फर किया कि भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमें अरेंज करना चाहिए। ठीक है, जब उसने एटॉमिक नंबर के साथ इन फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ प्लॉट किया, तो वो परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, मोर और लेस एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया। समझ में आ रही बच्चों सबको कहानी? ठीक है, तो यहां से उसने इन्फर किया कि भाई हमें एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए एलिमेंट्स को। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हेनरी मोजले का एक्सपेरिमेंट था। Henry Moseley measured characteristic frequency of X-ray of each element. It came out to be an uneven curve. ये एक uneven curve निकल के आया।
ये तो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ये एक अनइवन कर्व निकल के आया, but when root mu was plotted against atomic number, the graph appeared to be perfect straight line. क्लियर है बच्चों सबको इतनी स्टोरी? ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या लॉ दिया कि भाई हमें, so he proposed that elements should be classified, should be in increasing order of their atomic numbers and not mass numbers. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये यहाँ से हेनरी मोज़ले ने बताया हमें कि भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से करना चाहिए, है ना। और तब तक डिस्कवरी भी हो गई थी नोबेल गैस वगैरह की, तो सबके लिए उसने सबको उसने इंक्लूड किया इजीली। ठीक है, तो हेनरी मोज़ले ने ये लॉ दिया था, उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, जिसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 18 ग्रुप्स in our periodic table and 7 horizontal rows known as periods, first period, second period, इस तरह से। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरह से बना कि भाई 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो आपको ये तो पता ही है कि सारी एक जैसे हरकत वालों को एक साथ अरेंज करने की कोशिश है ना। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच नहीं करती। हाइड्रोजन एक अलग ही दुनिया का है ना, अलग ही हरकतें शो करता है। कुछ हरकतें उसकी नोबल गैसेस के साथ तो आप पढ़ोगे भी 11th क्लास में ही। ठीक है, तो हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो इन एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक करके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस तरह से हमें इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अलग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन को सबसे पहले पढ़ते हैं। हाइड्रोजन अलग ही चैप्टर है उसके नाम से, हाइड्रोजन के नाम से। बताओ, जरा सा बंदा नहीं है और पूरा उसके नाम पे एक अलग ही चैप्टर। समझ आ रही सबको बात? सीधी लाइन खींचना बड़ा मुश्किल है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से जो कुछ है हमारा पीरियड टेबल जो दिखेगा। फर्स्ट ग्रुप, अगेन हाइड्रोजन को यहाँ रख देते हैं लेकिन उसको पढ़ते अलग हैं। बीच में सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ पे हैं। अभी समझते हैं ये सब चीजें। ठीक है, नियॉन, ऊपर हीलियम, फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आ गया हमारे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्लियर है बच्चों इतना अभी तक सबको?
दिस इज सेकेंड ग्रुप, बीच में आएंगे यहाँ पे 3 से लेके कहाँ तक 11 तक 10 ग्रुप्स है ना। फिर है पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पे आपका डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, ओके। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो एस ब्लॉक वाले हैं। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं, तो उनके 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके स्कूल वगैरह में भी, फाइंड करो ये एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, है ना, किस ग्रुप में है, ये सब चीजें, तो वो आज हम करने वाले हैं। पोजीशन आइडेंटिफाई करो, ये पूरा मैथमेटिकली बना हुआ है, जैसे आपका मैथमेटिकली था सारा क्वांटम मॉडल, ऐसे ही मैथमेटिकली ये पीरियोडिक टेबल भी है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। 13 से लेके 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 6 ग्रुप्स किसके होंगे? पी ब्लॉक के होंगे। आपको पता है पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 आते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली 6 ग्रुप्स जो हैं लास्ट वाले वो किसके हो जाएंगे? पी ब्लॉक के हो जाएंगे। क्लियर है? बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक, है ना, 10 आएंगे, सॉरी 3 से लेके 12 तक 10 आएंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है ये? बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सब आपको पता है ये सब चीजें। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 10 ग्रुप्स आएंगे ये किनके होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? बढ़ते वैसे ही आपको पता है ये 4s के बाद 3, है ना, 4s के बाद 3d आता है, फिर 4p आता है। ठीक है, अभी उस पर भी आता हूं मैं। और ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 पीरियड्स हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड? जितने इलेक्ट्रॉन्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनमें। ओके, उसके अलावा नीचे दो ऐसे टेबल्स रखी हुई हैं, वो किन के लिए? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए है वो? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, है ना। क्या बोलते हैं इनको? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स सीरीज। ये सब आपको ध्यान रखना है, नई टर्म्स। फर्स्ट वाली सीरीज है लेंथेनॉइड्स, सेकेंड वाली सीरीज है एक्टिनॉइड्स। So this is the broad outlay of our periodic table। बताओ सबको सुना रहा है? ध्यान से देख लो, ध्यान से एक बार सब लोग। हाइड्रोजन तो अलग ही बनता है, एस ब्लॉक में उसको काउंट नहीं करते, लेकिन फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन को हम अलग अलग पढ़ते हैं, हरकतें उसकी अलग सी है, किसी से मैच नहीं कर रही। ठीक है, एस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में पढ़ेंगे हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब। सेकेंड ग्रुप पढ़ेंगे 11th में ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है बच्चों, ये 7th पीरियड वाले रेडियो एक्टिव होते हैं। स्टार लगा रहा हूं मतलब क्या है? ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, सीजियम तक ही स्टडी करते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, इनसे थोड़ा हम दूर रहते हैं। ठीक, बीच में 10 ग्रुप्स 3 से लेके 12 तक किसके हैं? डी ब्लॉक वाले बंदों के। फिर आपका ये 13 ग्रुप, है ना, इनको थोड़ा याद करने के तरीके भी रहेंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, है ना, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब आप धीरे धीरे याद कर लोगे। ठीक है, ये भी अच्छा है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। FCl, PRI और एटमियम वो एक अलग सा बंदा है। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह से हम ये सब चीजें बच्चों याद करेंगे। और फिर इनके कुछ ट्रेंड्स, है ना, ये सब हमने 11th 12 दोनों क्लास में यही करना है। 11th में आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे? एस ब्लॉक पढ़ोगे, फर्स्ट 2 ग्रुप्स, और पी ब्लॉक के 13th और 14th ग्रुप, सिर्फ 2 ग्रुप्स आपने पढ़ने हैं 11th में। ठीक है,
तो ये 4 ग्रुप्स जो आपने पढ़ने हैं कहाँ पे 11th में, जो हमारे सिलेबस में अलोंग विद हाइड्रोजन। ठीक, तो लर्न भी करना है। हाँ लर्न भी कर, धीरे धीरे ये सब लर्न करना पड़ेगा ट्रेंड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बन जा, मतलब एक एक ग्रुप में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये। तो बहुत आसान है, हो जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, धीरे धीरे यह सब याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर जब आप 12th में आओगे तो आपको पी ब्लॉक में रिमेनिंग 15, 16, 17, 18 4 ग्रुप्स ये, और डी एंड एफ, डी ब्लॉक अलग, एफ ब्लॉक अलग, पूरा ये सब आपको 12th में पढ़ना है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल पे प्रॉपर्टीज वगैरह क्वेश्चन आते हैं इनके, एस ब्लॉक के, वो सब हम करेंगे। तो सर एक बार ऊपर जाना। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये सब सर एक बार ऊपर जाना। हाँ, पीरियोडिक टेबल से दोस्ती बढ़ानी है आपको, पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। और बिल्कुल लॉजिकल है, जैसे मैंने बताया आपको 10 ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक के, क्योंकि डी में 10 आते हैं। 2 ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक के, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक के, 13 से लेकर 18 तक। ओके, अब बच्चों जब आप देखोगे तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन सबका एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा 2s1, सोडियम का आएगा 3s1, पोटेशियम का आएगा 4s1, रुबिडियम का आएगा 5s1, सीजियम का आएगा 6s1, फ्रेंशियम का आएगा 7s1। एकदम प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में सजे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तभी तो एक जैसी हरकत दिखाते हैं, क्योंकि एक जैसा ही उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेरिलियम 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में है वो सेम होगी। समझ में आ रही बात मुझको सबको? ठीक है, बोरॉन में 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1। ठीक है, ये 2p में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो सारे एक जैसी हरकत, एक जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक ग्रुप वाले सबके सब सेम हरकतें दिखाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप जानते हो इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। हाईली रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम आग वाग लग जाती है, आपने सुना ही है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव। तो एक जैसी हरकत करने वालों को, एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। इस तरह से पढ़ते भी हम उनको ऐसे ही हैं। फर्स्ट ग्रुप को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप को पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात सबको? So elements having similar properties and similar electronic configuration are clubbed in same group. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का, कोई एटॉमिक नंबर मैं आपको दूंगा, 37, 36 कुछ भी दूंगा, उसकी पोजीशन हमें लोकेट करनी होगी। सब कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ठीक है, जो कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, तो मान लिया लेट्स से लास्ट में आया, ठीक है, अभी तो आपने देख लिया, एस तो सबसे आसान है। लास्ट में 3s1 आ गया, क्या बोलेंगे भाई? ये फर्स्ट ग्रुप का बंदा है। किसका बंदा है? ये फर्स्ट ग्रुप का। S1 मींस फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर S में आ रहा है तो वो S ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर D में आ रहा है तो वो D ब्लॉक, और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर P में आ रहा है तो वो P ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर F में आ रहा है तो वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई शंका है ही नहीं किसी को, कोई डाउट है ही नहीं किसी को। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आ रहा होगा वो उस ब्लॉक का बंदा होगा। ठीक, ओके। उसके बाद सेकंड चीज, सबसे पहले हम ब्लॉक देखेंगे, फिर देखेंगे अगर S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप, S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप। ग्रुप का पता चल गया सबको? समझ में आ रहा है? ग्रुप पता चल गया। ओके, अगर P ब्लॉक है, P ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? 13 ग्रुप से। ध्यान से सुना बच्चों, तो P1 होगा तो 13, P2 होगा तो 14, P3 होगा तो 15, P4 होगा तो 16। समझ में आ रहा है? P1, P2, P3, P4। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जब P में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या लिखेंगे? इसको 2p1। कार्बन को क्या लिखेंगे? 2p2। नीचे सिलिकॉन 3p2,
नीचे जर्मेनियम 4p2। तो p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। 12 ऐड कर देंगे क्योंकि पहले 12 ग्रुप्स तो कहाँ पे भर गए, s और d में नहीं भर दिए। तो p1 मीन्स 13 ग्रुप, p2 मीन्स 14 ग्रुप। समझ में आ रही है बच्चों कहानी? ठीक है, तो इस तरह से हम बताते जाएंगे ग्रुप क्या है, ब्लॉक क्या है, इस तरह से। ठीक, तो टू लोकेट एनी एलिमेंट in periodic table, first write its electronic configuration। ठीक है, जो बोर तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, इजी है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम बताएंगे ब्लॉक। द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड gives us the block of element। अंडरस्टूड एवरीवन? वहां से आ गया ब्लॉक सीधे। ग्रुप नंबर बताने के लिए सर हमने 3s डैश के लिखा पे। वो ऐसे यार मैं एक एग्जांपल ले रहा था, काट देता हूँ उसको। ठीक ओके सर। ऐसे एक एग्जांपल ले रहा था, वही लिखा रह गया। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है अभी तक? गोविंद और सिमरत, कोई दिक्कत सबको? आदित्य, सर भाग, कार्तिक, नंदन, नव्या का तो बर्थडे भी आज, हैप्पी बर्थडे नव्या। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे हम? एस ब्लॉक है अगर, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो S1 होगा, ठीक, NS1, N मतलब शेल नंबर, NS1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, NS2 मतलब सेकेंड ग्रुप। सिंपल, ग्रुप आ गया भाई सीधे तेजी में। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? थर्ड ग्रुप से। ठीक है, तो D1 मतलब थर्ड ग्रुप, D2 मतलब फोर्थ ग्रुप। कितना ऐड कर देंगे? डी के ऊपर जो भी आ रहा है, डी के सिर पे जो भी लिखा हुआ है उसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 ग्रुप्स पहले किसके आ गए? एस ब्लॉक के। समझ आ रहा है उसमें गोविंद? कोई डाउट? ठीक है, आदित्य, एनी डाउट? ठीक है, तो 2 ऐड कर देंगे। ऑल राइट, इसमें बच्चों बस ये ध्यान रखना है, फिर इसमें ये जब हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें फिर हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मत करना। नॉर्मल क्या होना चाहिए क्रोमियम का? ये नॉर्मल है, मैथमेटिकल से आया है, तो 4s2 3d4, 4s2 3d4 24 है, 3d4 तो 6 ग्रुप हो जाएगा। 4 + 2 कौन सा ग्रुप आ जाएगा? 6 ग्रुप आ जाएगा। समझ में आ रही वही बात सबको? 5 6 3 4 5 6। ऑल राइट, सो अगर है एक चीज ये देखना बच्चों, ऐसे लिखते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी वालों का, ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं? 4s के बाद 3d बढ़ता है, 4s2 3d। अभी आपने बहुत सारे ऊपर लिखे और क्वेश्चन किए थे, है ना? तो 4s के बाद क्या भर रहे थे? 3d भर रहे थे। 5s के बाद क्या भरेंगे? 4d भरेंगे। 6s के बाद क्या भरते हैं जनरली, है ना? 4f के बाद 5d। ठीक है, तो ns भरने के बाद n-1d भरते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ हो कहीं, लिखा हो गया। हाँ जी, तो जो ऐसे लिखा हो ns2 n-1 dx, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? बता दो किसी को कंफ्यूजन हो तो। ऐसे क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि डी ब्लॉक वालों का बच्चों कैसा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d5। 4s भरा जा चुका होगा, उसके बाद 3d बनेंगे, इसलिए ns2 n-1 dx। अंडरस्टूड एवरीवन? 5s के बाद 4d भरते हैं इस तरह से। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी वालों का ऐसे लिखा होगा, तो अब आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है। ओके, ग्रुप नंबर हो जाएगा x + 2। कितना हो जाएगा? x + 2।
डी के सिर पे जो भी लिखा हुआ है उसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले 2 ग्रुप्स किसके हैं, एस के। डी कहां से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। बताओ क्लियर है ये चीज, ठीक है। हाँ, पी ब्लॉक पे आ जाते हैं। पी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा इसमें वही NH2NP, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4S2 के बाद 4P भरेंगे, बीच में 3D भरा हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। NH2NP इस तरह से लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा X+12। पहले 12 ग्रुप्स भरे जा चुके हैं। पहले 2 ग्रुप्स किसके, एस के, फिर 10 ग्रुप किसके, डी के। 12 ग्रुप भरे जा चुके हैं। ऑलराइट, तो पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, X+12। ठीक है, जो समझ आ गया सबको इतना। ओके, लास्ट एफ ब्लॉक, इसकी अलग ही कहानी है। एफ ब्लॉक थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं पीरियोडिक टेबल के, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एफ ब्लॉक में अलग ही सीन है बच्चों। क्या सीन है, एफ ब्लॉक में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप लोग अपनी एनसीईआरटी से भी देख सकते हो चाहे तो। मैं ये 57 नंबर, 57 नंबर देखो, LA पे स्टार लगा रखा है, लेंथेनम है ना। उसके नीचे है एक्टिनियम, स्टार डबल स्टार लगा हुआ है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज की स्टार्ट यहाँ से होती है, 57 यहाँ से, ठीक है। क्लियर एवरीवन। और उसके बाद किस पे कूद गए हैं, 72 पे। ये 57 के बाद सारे नीचे लिखे हुए हैं, 58, 59, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज। सर ऐसा निकाल क्यों रखा है? क्या कर रखा है, निकाल के क्यों रखा हुआ है? अब तो इसमें बीच में और 14 भरता तो तेरा पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ तक चला जाता, एक पेज पे ही नहीं आ पाता यार, है ना। है ना ऋषित, यस सर। ठीक है। तो इतना गंदा सा टेबल बनाने से अच्छा इन्होंने क्या किया, अब ठीक है कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने यार, है ना। अब तू या तो यहाँ पे सजा दे इनको और 14 को, तो फिर कितने कितने ग्रुप्स हो जाएंगे, एक से लेके टोटल 18 + 14 32 ग्रुप्स हो जाएंगे, है ना। और वो भी सिर्फ इन 2 के लिए, तो इन्होंने उठा के इसको साइड में नीचे रख दिया। समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो हम सारे के सारे, लेकिन काम की बात क्या है, सारे के सारे एफ ब्लॉक को हम इसी ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में मानते हैं। किस में मानते हैं, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। बी, ये भी वैसे पुरानी टेबल, नई वाली नहीं है, हाँ नई वाली ये है नीचे। तो हम पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कहाँ पे एज्यूम करते हैं, सॉरी, पूरे एफ ब्लॉक को कहाँ पे एज्यूम करते हैं, थर्ड ग्रुप में। इट इज एज्यूम टू बी इन थर्ड ग्रुप। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सबका ग्रुप क्या होता है, एक ही होता है, 3। इसलिए ग्रुप 3 को बिगेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिगेस्ट ग्रुप इज ग्रुप 3। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 में इसलिए माने जाते हैं, बिगेस्ट ग्रुप है ये। समझ आ गया बात बच्चों, कहानी सबको, है ना। अभी कुछ करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। लास्ट है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर होता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम शेल नंबर या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। मतलब हम 4s के बाद 3d भर रहे हैं, लेकिन पीरियड नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 4s2 3d 5, लेकिन पीरियड नंबर क्या बोलेंगे हम इसमें, 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की कितनी है, 4 है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा ऊपर कि 4s के बाद 3d बढ़ते हैं, और 4s से क्या स्टार्ट हो जाता है, पीरियड नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। पीरियड नंबर 4 स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, 4s1 4s2, उसके बाद 3d आता है। और 3d वाले सारे के सारे 4th पीरियड में हैं। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। इस तरह से हम सबका ग्रुप नंबर वगैरह बताएंगे, ओके।
की कहानी समझ आ गई? तो अब बताओ। एक बार ऊपर जाना सर। ऊपर? यस सर। गोविंद देख कितना ऊपर? बस सर जब ब्लॉक जहाँ पे शुरू होते सर उसके बाद। बस नहीं सर, मतलब ग्रुप नंबर से जहाँ से शुरू होता सर, ब्लॉक वाला मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है। सर एक बार एफ ब्लॉक वापस समझा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर डन सर। तो एफ ब्लॉक में मैंने ये बताया कि हाँ ये एफ ब्लॉक में मुझे मैंने ये बताया कि एफ ब्लॉक को सबको है ना, यहाँ पे देखो आप 57 लेंथ ना, पहले के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे एक्टिनियम 89 पे स्टार लगा हुआ है, और 57 के बाद पीरियोडिक टेबल में 72 नंबर है, ये सारे के सारे नीचे रखे हुए हैं 80 58 से लेके आगे तक, ठीक है। These are assumed to be in group 3 only, सारे के सारे एफ ब्लॉक को हम यहीं पे अज्यूम करते हैं ग्रुप 3 में। नीचे एक्सटेंशन की तरह लिखा हुआ है यार, ये नीचे एक्सटेंशन है, समझ में आ रहा है? तो अलग से लिखते हैं, लेकिन इनको सबको हम ग्रुप नंबर 3 में अज्यूम करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? We assume them to be in group number 3, all F block elements. Okay, understood? तो group number 3 होता है, which is the biggest group, which is known as the biggest group. Okay, तो फाइंड करो एक बार ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक फॉर दो दे रहा हूँ मैं आपको, दो नंबर्स का पता करना है आपको। सिंपल, एक तो सिंपल ही दे देते हैं, लेट्स से 27, और एक थोड़ा आगे का देख लेते हैं 47, ठीक है। ट्राई करो एक बार इनको दोनों का, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक।
ये दोनों डी ब्लॉक के आगे क्या आ रहे हैं? ठीक है, जो फर्स्ट का तो आपको याद ही है 4s2 3d7, ठीक है। तो पीरियड नंबर 4 डी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं गोविंद? 7+2, समझ आ रही बात? ठीक है, जो भी दी के सिर पे लिखा हुआ है उसमें कर देंगे। क्लियर है बच्चों? ये सिंपल सी चीज होती है, ये स्कूल में आते हैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। तो डी ब्लॉक का सर तो होता है सर x+2। गोविंद हाँ x+2, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना, पहले दो ऐसे वे और टेबल अपने दिमाग में बसा लो एकदम, है ना। एस ब्लॉक पहले दो ग्रुप एस के हैं, फिर डी का है तो दो ऐड कर देंगे, ठीक है। एस और दो, 2 और 10 12 हैं, पहले टी से पहले 12 ग्रुप्स है तो 12 ऐड कर देंगे, अंडरस्टूड? ओके, 4s2 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 4s2 3d10 30 हो गया, 30 के बाद 4p6 36, 5s2 38, 38 के बाद ये आ रहा है 4d9, 38 और कितना, हाँ 9। क्लियर है? एनी डाउट किसी के दिमाग में? कोई डाउट? 47 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 4s2 तक, 20 10 30 36 38 38 और 9 47। ओके, तो पीरियड नंबर हो गया बच्चों 5 बिकॉज मैक्सिमम शेल नंबर है 5। इजी, वेरी इजी, है ना। और डी ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी में है, तो डी ब्लॉक। एंड ग्रुप नंबर विल बी 9+2 यानी कि 11। इस तरह तेजी में निकालना है, समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, एक और कर दो यार, 53 का निकाल दो। तो 53 तक पहुंच गए बच्चों। इसी के आगे बढ़ा दो, 4d के आगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको करना है बस प्रैक्टिस। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और यूज समझ में आ गया आज, है ना। क्या बताओ, जो सबको समझ आ रहा है? एनी डाउट? ठीक है नव्या, वेरी गुड। नव्या ये भी डी ब्लॉक का है क्या? ये डी ब्लॉक का नहीं होना चाहिए यार।
डी ब्लॉक आ रहा है? सर ये पी ब्लॉक का है। हाँ पी का आ रहा है यार, ये तो एक बार चेक करना भैया। सबको समझ आ रहा है ये? साम्या, एनी डाउट? श्रेया, सिया? पी का आएगा। हाँ ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से लिखना है। 4s2 3d10 30, 4p6 36, 38 और ये 10 48 तक तो डी खत्म हो गया। फिर 5p5 48 और 5 53। ध्यान से बस ये लिखना है। ऑलराइट नव्या, समझ आ रही बात? उसके बाद आप सब इसके बारे में बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से लिखने के बाद कि पीरियड नंबर 5 है, पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में 12 ऐड करना है। ठीक है गोविंद? तो ग्रुप नंबर आ गया था 5 + 12। NS20X होना जरूरी नहीं है, बस 12 ऐड कर लेना है। पी आते ही 12 ऐड कर देंगे सर। ठीक है ऋषभ, बता। ओके सर। ठीक है, जो समझ आ गई आज की कहानी। ओके, तो ये है ना, तो आज हमने ये सब देखा। तो पुरानी कहानियां सुनी, कहानी सुनते सुनते नींद आ गई हमें, है ना। फिर हमने ये देखी काम की चीज कि भाई अच्छा हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी दिखती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 18 ग्रुप्स हैं, 7 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हम पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर ये सब बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बिल्कुल लॉजिकली अरेंज्ड है। सिर्फ एक वो एफ का आपको ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक आते ही ग्रुप नंबर हो जाएगा 3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसके आगे की कहानी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोग ये एक बार रिवाइज कर लेना। कोई भी, किसी को कोई भी डाउट हो यार, है ना, हेजिटेट नहीं करना है, बिल्कुल भी बताते रहो। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है, आपको उसमें कोई डाउट आता है पूछते रहना। रिवाइज एक बार कर लेना चैप्टर को, बड़ा सा चैप्टर है। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।